तो हम लोग एंट्रीज के इंटरप्रिटेशन पर बात कर रहे थे कि एंट्रीज की व्याख्या किस ढंग से की जाएगी। तो आप सबसे पहले अनुच्छेद 246 देखेंगे, तो अनुच्छेद 246 की बेयर रीडिंग अगर की जाए तो एक बात बिल्कुल तय हो जाती है कि जो केंद्रीय विधायिका है, विधायन के संबंध में उसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, क्योंकि जहां केंद्रीय विधायिका को विधायन की शक्ति दी गई वहां उन्होंने शब्द उपयोग किया कि सबसेक्शन 2 और 3 में किसी बात के होते हुए, यानी सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 जहां कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट के संबंध में राज्य की विधायिका को विधायी शक्ति प्राप्त हुई है, वहां जिन शब्दों का प्रयोग और जहां केंद्रीय विधायिका को विधायी शक्ति प्राप्त हो रही, उन शब्दों में जबरदस्त फर्क है। 246 सबसेक्शन 1 कह रहा है खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में, जिसे संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति होगी। उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंधी नहीं है। और जहां संवर्ती सूची या राज्य सूची की बात की है तो संवर्ती सूची खंड 2 में करा, खंड 3 में किसी बात के होते हुए संसद को, और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी। यानी अगर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट के लेजिस्लेचर को शक्ति दी भी जा रही है तो स्टेट के लेजिस्लेचर से यह अपेक्षा की जा रही है कि वो संबंधित विषय पर विधान करते समय सेंट्रल लिस्ट का ध्यान रखेंगे। तो अगर 1 और 2 को मिलाकर पढ़ें तो कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर जिस समय केंद्रीय विधायिका विधायन करेगी उस समय उसे कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को खंड 1 के अधीन रहते हुए, यानी कॉन्करेंट लिस्ट पर विधायन संसद कर रही है तो उसे राज्य सूची का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा खंड 3 में किसी बात के होते हुए, क्योंकि खंड 3 राज्यों की विधायिका की शक्ति से संबंधित हो रहा है। यानी संघ सूची के विषय पर केंद्रीय विधायिका विधायन कर रही तो उसे कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और केंद्रीय विधायिका जब संवर्ती सूची के विषय पर विधायन कर रही तो भी उसे राज्य की सूची का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब संवर्ती सूची की जो एंट्री है उस पर राज्य की विधायिका ये विधायन करेगी तो क्या है, कह रहा कि खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को, और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को। यानी संवर्ती सूची पर कहने भर को राज्य को संवर्ती अधिकारिता आई है। अगर संवर्ती सूची में भी विषय है और आपका संघ सूची में भी विषय है तो राज्य को विधायन करते समय संघ सूची का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि संवर्ती सूची पर नो डाउट दोनों लेजिस्लेचर्स को विधायन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्य की विधायिका जब विधायन करेगी तो उसे संघ सूची का ध्यान रखना पड़ेगा। और जबकि कॉन्करेंट लिस्ट पर जब केंद्रीय विधायिका विधायन करेगी तो उसे राज्य सूची का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। बेसिक अंतर आ गया, फर्क आ गया, बहुत जबरदस्त फर्क आ गया। यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर स्वयं को दिए गए विषय पर जब विधायन करे तो न राज्य सूची का ध्यान रखे न कॉन्करेंट लिस्ट का, कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कह रहा है खंड 2 और 3 में किसी बात के होते हुए। इसका मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में भी वो विषय है, राज्य सूची में भी वो विषय है और संघ सूची में भी विषय है। तो संबंधित विषय पर अगर केंद्रीय विधायिका विधायन कर रही है तो उसे किसी बात का कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां उसे विधायी शक्ति प्राप्त हुई वहां उसने कहा खंड 2 और 3 में किसी बात के होते हुए, और बस यहीं पर से सारी चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इन बातों को बहुत ढंग से आपको समझ लेना है और इसीलिए हम उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं। और अगर ये नहीं आया तो फिर आगे कुछ भी नहीं आएगा।
इसलिए आप यहीं पर देखेंगे कि केंद्रीय विधायिका की शक्ति इतनी विस्तृत, इतनी विस्तार लिए हुए है कि राज्यों की विधायी शक्ति उसके सामने बिल्कुल कमतर नजर आती है। केंद्रीय विधायिका जब केंद्रीय सूची के विषयों पर विधायन कर रहे तो न राज्य सूची न संवर्ती सूची, किसी आधार पर उसकी शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब संवर्ती सूची की बात आ रही है, 246 सबसेक्शन 2 की जब बात हो रही है, तो केंद्रीय विधायिका की शक्ति परिभाषित करते समय जो संविधान सभा है वो क्या कह रही, खंड 3 में किसी बात के होते हुए, यानी विषय अगर राज्य सूची में भी है और विषय अगर संवर्ती सूची में भी है तो भी केंद्रीय विधायिका को राज्य सूची का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं खंड 3 में किसी बात के होते हुए, और राज्य सूची पर ठीक है विषय है, तो अगर राज्य की विधायिका विधायन करना चाहे तो आप सबसेक्शन 3 देख लें तो क्या कहता है, खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए, यानी राज्य को हर कीमत पर दबाया गया है। जहां राज्य सूची के विषय पर विधायन करना, वहां भी राज्य की विधायिका स्वतंत्र नहीं है, खंड 1 और खंड 2 के अधीन आ गई। यानी संवर्ती सूची पर विधायन की शक्ति तो रहेगी, ये तो सही है, लेकिन संवर्ती सूची में विधानमंडल को, किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे इस संविधान में संवर्ती सूची कहा गया है, प्रकटित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, किंतु ऊपर क्या लिखा है, खंड 1 के अधीन रहते हुए। यही संवर्ती सूची पर अगर राज्य की विधायिका को शक्ति मिल रही तो खंड 1 के अधीन रहते हुए, और राज्य की विधायिका को अगर राज्य सूची पर भी विधायन की शक्ति मिल रही तो खंड 1 और 2 के अधीन रहते हुए। और केंद्रीय विधायिका को जब शक्ति दे रहे हैं तो जहां उसकी एक्सक्लूसिव पावर है वहां कह रहे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 और 3, और जब कॉन्करेंट लिस्ट पर उसे विधायन की शक्ति दे रहे हैं तो कह रहे खंड 3 में किसी बात के होते हुए। तो जो फ्रेजोलॉजी आ रही है उससे ये बिल्कुल तय हो रहा है कि केंद्र की शक्ति विधायन के क्षेत्र में बढ़ी हुई है। और इसके बाद और देखें तो केंद्र की शक्ति को संविधान में जो विभिन्न तरीके अपनाए गए उनके माध्यम से और बढ़ा दिया। जैसे इमरजेंसी की स्थिति अगर आएगी तो हो सकता है राज्य सूची के विषयों पर भी विधायन की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाए। जो संधियां अंतरराष्ट्रीय होंगी उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत होगी वो भी संसद को शक्ति आ जाएगी। इसके अलावा जब हम लोग सूचियों का अध्ययन शुरू करेंगे तो देखेंगे कि वहां यह लिखा रहेगा कि अमुक फील्ड के बारे में संसद कानून बना सकेगी और कानून बनाकर यह कह सकेगी कि यद्यपि यह विषय संवर्ती सूची में, लेकिन कानून में जिस सीमा तक हम राज्य की विधायिका की शक्ति को सीमित कर देंगे उस सीमा तक राज्य की विधायिका को संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। जैसे इनके 52 आएगा, वहां 52 प्रविष्टि संख्या संघ सूची की, तो संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 52 कहेगी, इंडस्ट्री इसकी बात करेगी। और जब स्टेट लिस्ट में हम लोग देखना शुरू करेंगे तो 24, 25, 26, 27 ये भी इंडस्ट्री से संबंधित प्रोविजन मिलेंगे। और जब संवर्ती सूची में देखेंगे तो 33 प्रविष्टि संख्या ये भी इंडस्ट्री से ही संबंधित मिलेगी। इन तीनों सूचियों में इंडस्ट्री से संबंधित प्रावधान मिलेंगे, तीनों सूचियों में। लेकिन आर्टिकल 52 वो सॉरी कह रहे आर्टिकल 52 जो एंट्री नंबर 52 है संघ सूची की, उसमें संघीय विधायिका को शक्ति प्राप्त है
कि वो क्या कर सकती है, इंट्री 52 इसके अंतर्गत कानून बनाकर ही घोषणा कर सकती है कि इस इंट्री की ताकत के आधार पर हम जिस इंडस्ट्री को नेशनल इंपॉर्टेंस की घोषित कर देंगे, उस इंडस्ट्री के संबंध में जिस प्रकृति की और जिस विस्तार तक हम शक्तियां अपने हाथ में ले लेंगे, उस प्रकृति और उस विस्तार तक राज्य को भले ही वो इंडस्ट्री प्रविष्ट संख्या 24 से लेकर 27 जो राज्य सूची में इंडस्ट्री से संबंधित प्रावधान है, यह प्रविष्ट संख्या 33 जो संवर्ती सूची में इंडस्ट्री से संबंधित प्रावधान है, उसके अंतर्गत भले ही वो विषय आ जाए, लेकिन फिर भी हम जिस सीमा तक कानून बनाकर घोषणा कर देंगे, उस सीमा तक राज्य की विधायिका को संबंधित इंडस्ट्री के संबंध में विधायन की शक्ति समाप्त हो जाएगी, वो विधायन नहीं कर सकेंगे। अब एक तो पहले ही 246(1), 246(2) और 246(3) की भाषा पहले ही राज्य की विधायिका की शक्ति को सीमित कर रही, पहले ही केंद्रीय विधायिका को शक्ति किस शब्दावली के साथ दी जा रही कि खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए एक्सक्लूसिवली पहले ही उनकी शक्ति बढ़ी हुई है संघ सूची के संबंध में। खंड 2 और खंड 3 का ध्यान ही नहीं रखना, और फिर खंड 1 में जो विषय आ रहा है उसके अंतर्गत अतिरिक्त शक्ति मिल रही है कि उसके अंतर्गत कानून बनाकर वो राज्य की शक्ति को उन विषयों के संबंध में भी सीमित कर सकते हैं जो स्वयं राज्य सूची में वर्णित हैं। यानी प्रविष्ट संख्या 24 से लेकर 27 तक इंडस्ट्री है राज्य सूची के विषयों में, इंडस्ट्री वहां भी है। इंट्री संख्या 24, इंट्री संख्या 25, इंट्री संख्या 26, इंट्री संख्या 27, ये सारी इंट्रीज इंडस्ट्री यानी उद्योग इसी से संबंधित है। लेकिन सेंट्रल लिस्ट उसमें प्रविष्ट संख्या 1 से लेकर 7 और प्रविष्ट संख्या 52 दो इंडस्ट्री से संबंधित है, जिनमें प्रविष्ट संख्या 1 से 7 तक का जस्टिफिकेशन तो तब भी समझ में आता है क्योंकि प्रविष्ट संख्या 1 से लेकर 7 तक उन्होंने यह कहा है कि भारत की सुरक्षा और युद्ध में जो चीजें काम में आती हैं उनसे संबंधित जितनी इंडस्ट्री है उसके संबंध में सेंट्रल कोई लेजिस्लेशन की ताकत होगी। तो यह बात तो चलो समझ में आती है। यहां तक इंट्री संख्या 24 से लेकर 27 तक और इंट्री संख्या 33 कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी इंट्री के आधार पर राज्य इन उद्योगों के संबंध में किसी प्रकार की विधायन की शक्ति का इस्तेमाल करने से वंचित रहेगा। यहां तक तो बात समझ में आती क्योंकि भारत की सुरक्षा की बात है। इसीलिए आप देखते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो सारे केंद्र से गवर्न होती हैं क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज युद्ध और युद्धक सामग्री और भारत की रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है उसको उत्पादित करने से संबंधित फैक्ट्री है। इसीलिए कंटोनमेंट एरियाज केंद्र के पास है, हालांकि उसके लिए स्पेसिफिक एंट्री है, वो 1 to 7 के आधार पर नहीं है। लेकिन भारत की सुरक्षा से संबंधित सारा मामला सेंट्रल के पास है। यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन एंट्री नंबर 52, एंट्री नंबर 52 में आप पढ़ ले एंट्री नंबर 52 को क्या कह रही है। आपका कहती है वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है। यानी संसद सिर्फ घोषणा कर दे कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट दीज इंडस्ट्री शुड बी गवर्न्ड बाय अस, तो अगर संसद ने ऐसी घोषणा कर दी है तो संवर्ती सूची या राज्य सूची की प्रविष्टियों के आधार पर राज्य की विधायिका को कोई शक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं क्योंकि राज्य की विधायिका अधिकतम शक्ति प्रयोग
संवर्ती सूची में करेगी तो संवर्ती सूची में शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त लगी हुई कहां 246 सबसेक्शन 2 में कि प्रविष्टि संख्या 1 का ध्यान रखते हुए संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य की विधायिका को शक्ति होगी। भाई राज्य की विधायिका विधायी शक्ति का जो प्रयोग करेगी या तो संवर्ती सूची के आधार पर और या राज्य सूची के आधार पर। संवर्ती सूची के आधार पर अगर शक्ति का प्रयोग करती है तो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 करेगी, क्योंकि यही लिखा है कि खंड 1 के अधीन रहते हुए राज्य की विधायिका को संवर्ती सूची के विषयों पर विधायन की शक्ति होगी। तो संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 33 है। अब प्रविष्टि संख्या 33 संवर्ती सूची के आधार पर अगर राज्य की विधायिका इंडस्ट्री के संबंध में प्रावधान करे तो भी उसे सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 करना है। और जब सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 करना है तो न तो युद्ध और युद्धक सामग्री से संबंधित जो इंडस्ट्री है उसमें कोई, ठीक है, उससे संबंधित कोई इनेक्टमेंट ये राज्य की विधायिका कर सकती और ना ही प्रविष्टि संख्या 52 उसके आधार पर अगर केंद्रीय विधायिका ने किसी इंडस्ट्री के बारे में यह घोषित कर दिया कि लोकहित में यह समीचीन है कि उसका संबंध में विधायन उसके द्वारा किया जाए, तो भी संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 33 के आधार पर राज्य की विधायिका वहां कोई इनेक्टमेंट करना चाहे तो नहीं कर सकती। ठीक है ना। संवर्ती सूची के संबंध में शक्ति कहां से प्राप्त हो रही 246 सबसेक्शन 2। और यह बात क्लियर कट माइंड में रख लेंगे कि सूचियों में सिर्फ विधायन के विषय हैं, विधायन की शक्ति 246 में है। विषय अलग बात है और शक्ति अलग बात है। विधायन का विषय है सूचियों में, विधायन की शक्ति नहीं है। यह बताया गया कि आप इस विषय पर विधायन कर सकेंगे। ठीक है, कौन से विषय हैं जिन पर कौन सी विधायिका विधायन करेगी, विषयों का वर्णन सूचियों में है। और विधायी शक्ति 246 में और विधायी प्रक्रिया 106 नहीं 107 108 से लेकर के आपका महासारा 119 120 121 तक। तो प्रक्रिया वहां है। शक्ति 245 246 में है और शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है, टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और विषय वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। विषय वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से 246, ठीक है ना। टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 245 और विषय वस्तु के वर्णन के हिसाब से अगर आप संविधान के प्रावधान देखेंगे तो सूचियां विषय वस्तुओं का वर्णन कहां है, जिनके आधार पर 246 निर्मित हुई है, वो विषय वस्तु प्रविष्टियों में दी गई। इन जो सूचियां दी गई उनमें प्रविष्टियों के रूप में वो विषय वस्तु का वर्णन ये हुआ है। ठीक है ना। तो सारी चीज दिमाग में एकदम क्लियर चाहिए। अब राज्य सूची, इसके आधार पर राज्य की विधायिका अगर इंडस्ट्री के संबंध में कोई विधायन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर विधायन की शक्ति 246 सबसेक्शन 3 से मिलेगी। और वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है कि खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए, यानी खंड 1 के भी अधीन रहना और खंड 2 के भी अधीन रहना है। ठीक है, इसका मतलब यह निकल आया कि अगर संबंधित विषय संघ सूची में भी है, यानी इंडस्ट्री 52 में संघ सूची में भी है, ठीक है ना, और इंडस्ट्री राज्य सूची में भी है 24 से लेकर 27 तक। तो अगर आप इंडस्ट्री के संबंध में इनेक्टमेंट करना चाहते हैं तो खंड 1 और खंड 2 दोनों का ध्यान रखना है। यानी जिस इंडस्ट्री के संबंध में आप विधायन करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के संबंध में अगर सूची संख्या 1 उसमें कुछ कहा गया तो भी आप विधायन नहीं कर सकते।
और सूची 1 में आपका कहा है कि रक्षा से संबंधित जो उद्योग है उस पर नहीं करेंगे, और लोकहित में अगर संसद ने कह दिया कि समीचीन है, मेरे द्वारा प्रबंध हो, तो भी आप नहीं करेंगे। और इवन अगर कॉन्करेंट लिस्ट में विषय है, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन खंड 2 के अधीन रहते हुए। यदि जिस विषय के संबंध में केंद्र ने कर दिया उस संबंध में आप फिर भी नहीं करेंगे, यद्यपि समवर्ती सूची में है, ठीक है ना, यद्यपि समवर्ती सूची में है, लेकिन जहां तक केंद्र ने कर दिया वहां तक आप फिर नहीं करेंगे। तो आप कुल मिलाकर देखें तो एक तो विधायी शक्ति कम, केंद्र की विधायी शक्ति बढ़ी हुई है, केंद्र के पास विषय ज्यादा, केंद्र के पास इमरजेंसी पावर्स, और केंद्र के पास खुद की विधायी शक्ति को बढ़ा लेने का तरीका यह भी मौजूद। वो एंट्री संख्या 52 के आधार पर एक्ट पास कर दें तो संबंधित इंडस्ट्री का, ठीक है, विधायी या संबंधित इंडस्ट्री से संबंधित जो विधायी कृत्य है वो सारा उनके पास पहुंच जाएगा। और उन्होंने इनेक्टमेंट किया है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, IDR जब बोला जाता है, वो उन्होंने बनाया है। और IDR में उन्होंने कहा है कि इस एक्ट में एक सूची लगी रहेगी, और उस सूची में हम जितनी इंडस्ट्रीज बता देंगे उस सारी इंडस्ट्री के संबंध में हम ही विधायन करेंगे, क्योंकि लोकहित में ऐसा समीचीन है। IDR उन्होंने एंट्री संख्या 52 के आधार पर इनेक्ट किया है, ठीक है। तो कहते ना, एक तो वैसे भी रुआसे थे, ऊपर से मरे की खबर आ गई है, ठीक है। तो एक तो वैसे ही विधायी शक्ति कम, ऊपर से केंद्र के पास ऐसी डिवाइसेस भी मौजूद हैं जिनके माध्यम से वो अपनी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकता है, ठीक है। लगभग राज्य की जो विधायी शक्ति है उसे न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा सकता है। अब ऐसी दशा में यद्यपि ये ठीक है कि सोशल वेलफेयर से संबंधित जो इंक्रीज हैं वो राज्य के पक्ष में जाना है, यानी समाज कल्याण, इससे संबंधित विषयों पर विधायन की शक्ति अगर आप देखेंगे तो फ्रेमर्स ने वो राज्यों की विधायिका को ज्यादा दी है, वो केंद्र को ज्यादा नहीं दी। जैसे खेती, सिंचाई, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये सारे विषय हैं जिन पर राज्य को विधायन की शक्ति दी है, लेकिन वहां भी केंद्र को कुछ हद तक विधायन की शक्ति प्राप्त है। जैसे शिक्षा, तो आपका एंट्री संख्या 25 है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो समवर्ती सूची का विषय हो गया। अब एंट्री संख्या 25 के आधार पर अगर केंद्र विधायन करे, ठीक है, तो 246 सबसेक्शन 2 की ताकत से करेगा, और जब 246 सबसेक्शन 2 की ताकत से करेगा केंद्र विधायन समवर्ती सूची के विषय पर, तो उसे आपका खंड संख्या 1 का तो ध्यान ही नहीं रखना, ठीक है ना, क्योंकि केंद्र जब विधायन करेगा तो वो क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 में किसी बात के होते हुए, यानी खंड 1 तो उसकी ही शक्ति है, राज्य सूची में अगर वो विषय, उसका भी ध्यान मत रखे वो, ठीक है ना। 246 सबसेक्शन 2 में केंद्रीय विधायिका को जो ताकत मिली विधायन की, वो कैसे मिली, खंड 3 में किसी बात के होते हुए, और समवर्ती सूची के आधार पर, यानी एंट्री संख्या 25 के आधार पर अगर राज्य विधायन करे तो उसे कैसे करना है, सबसेक्शन 1 के अधीन रहते हुए, ठीक है ना, वो सबसेक्शन 1 के अधीन रहते हुए विधायन करेंगे। और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, ठीक है, वो सेंट्रल लिस्ट का विषय है,
एंट्री संख्या शायद 45 है, हमें ध्यान नहीं है, बाद में आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय अगर देखेंगे तो तारतम्य भंग होता है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये संभवतः अनुच्छेद एंट्री संख्या 45 होगी, संभवतः, कुछ और भी हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये तो पहुंच गई सेंट्रल लिस्ट में, एजुकेशन 25 में आ गई, ठीक है ना। और आपका विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा ये राज्य सूची में भी है, इनकी संख्या एकदम हमें कंफर्म याद नहीं। तो तीनों सूचियों में मिल रहा है विषय, और एजुकेशन इससे ही तीनों सूचियां संबंधित हो रही हैं। तो अगर केंद्र विधायन करे तो उसे तो किसी का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि 1 और 2 और 3 में कुछ भी होते हुए। इसका मतलब यह हुआ है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहा है, जैसे उन्होंने आईआईटी बनाई है, उन्होंने रुड़की बनाई, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एमएलएनआर बनाई है, उन्होंने एमयू बनाई है, ठीक है। और आप जो सीयूईटी देने जा रहे हैं वो सारी उन्होंने ही बनाई है, ठीक है ना। तो उन्हें कुछ ध्यान नहीं रखना है, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित जो एंट्री सेंट्रल लिस्ट में पाई जा रही है उसके आधार पर सब कुछ कर सकेंगे, क्योंकि जब वो विधायन करेंगे तो उन्हें 2 और 3 का ध्यान रखना ही नहीं, जब खंड 1 की शक्ति के आधार पर करेंगे। और जब संवर्ती सूची यानी खंड 2 की शक्ति के आधार पर करेंगे तो भी खंड 3 में किसी बात के होते हुए इन्हीं राज्य सूची में कुछ भी लिखा रहे, उससे भी उन्हें मतलब नहीं। लेकिन राज्य भले ही राज्य सूची के विषय पर विधायन करे तो भी खंड 1 और 2 के अधीन रहते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सूची में विषय है तो भी क्या करेंगे, अगर संवर्ती सूची में विषय के होने के आधार पर केंद्र ने विधायन कर रखा है तो राज्य की सूची में उस विषय का वर्णन होते हुए भी राज्य उस विषय पर विधायन नहीं करेगा जिस विषय पर केंद्र का मौजूद है संवर्ती सूची में होने के आधार पर। और संवर्ती सूची में ही विषय है, न केंद्र में, केंद्रीय सूची में है, न राज्य सूची में है, ठीक है। और फिर भी चलिए केंद्रीय सूची में नहीं, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है और संवर्ती सूची में, केंद्रीय सूची से विषय का कोई मतलब नहीं है, केवल राज्य सूची में है और संवर्ती सूची में है, 2 जगह है। तो केंद्र अगर विधायन करना शुरू करे तो खंड 3 में किसी बात के होते हुए यानी राज्य सूची का फिर उसे ध्यान नहीं रखना। लेकिन राज्य अगर मान लीजिए केंद्र ने उस विषय पर विधायन किए ही नहीं, जो विषय राज्य की सूची में है और संवर्ती सूची में है उस पर केंद्र को विधायन का हक है, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि जो कुछ आपको हक होता है वो सब कुछ आप करो ही, ये जरूरी तो नहीं है। ये ठीक है कि संवर्ती सूची में विषय है और ये भी ठीक है कि राज्य सूची में, तो राज्य सूची के अधिकार के आधार पर राज्य विधायन कर सकता है, लेकिन संवर्ती सूची के आधार पर केंद्र भी कर सकता है, ठीक है। तो राज्य विधायन कर सकता, केंद्र भी कर सकता, तो जरूरी तो नहीं कि दोनों विधायन करें ही, ये तो कोई आवश्यक नहीं। मानिए केंद्र ने विधायन नहीं किया है उस विषय पर और राज्य ने विधायन कर दिया, ठीक है ना। विधायन कहां है, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। विधायन का विषय कहां है, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में। केंद्र भी कर सकता था, राज्य भी कर सकता था। केंद्र करता तो उसे राज्य का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, राज्य चूंकि कर रहा है तो उसे 2 और 1 का ध्यान रखना है, क्योंकि वो विषय 1 में है ही नहीं तो 1 से मतलब खत्म हो गया। 2 में है वो विषय संवर्ती सूची में तो केंद्र से मतलब हो सकता है, लेकिन उसने कोई विधायन किया ही नहीं है अब तक, ठीक है, संबंधित विषय पर। और राज्य ने विधायन कर दिया और बाद में केंद्र उठा, उसने भी विधायन कर दिया, तो 254। तब असंगत की दशा में केंद्र प्रभावी, ठीक है भाई। तब क्या होगा, असंगत की दशा में केंद्र प्रभावी।
तब आर्टिकल 254, यानी आप देखें तो कि विषय कहां था, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में, तीसरी जगह था ही नहीं, सेंट्रल लिस्ट में था ही नहीं, संवर्ती सूची में था और राज्य सूची में था। सेंट्रल कर सकता था विधायन, नहीं किया, क्योंकि वॉट एवर यू कैन डू ऑलवेज यू डोंट डू, ठीक है ना। कोई जरूरी तो नहीं जो कुछ आप कर सकते हो वो आप करो ही, ये कोई आवश्यक नहीं। विषय संवर्ती सूची में कर सकता है केंद्र विधायन, नहीं किया। अब क्योंकि संवर्ती सूची में था और राज्य सूची में था, सेंट्रल लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए राज्य ने विधायन का फैसला किया। और देखिए, आपको जो ताकत है उसका प्रयोग के समय आप ये नहीं कहते हो कभी, और ना इसे कहने की अपेक्षा की जाती है कि अमुक अमुक स्रोत से प्राप्त शक्ति के आधार पर हम अमुक अमुक काम कर रहे हैं, ये नहीं बताने की जरूरत होती है, ठीक है। आप कहीं भी रिप्रेजेंटेशन अपने घर का करते हो तो ये नहीं कहते हैं कि अमुक अमुक के पुत्र अथवा पुत्री होने के नाते हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, ये सब अनावश्यक है। तो ऐसे इनेक्टमेंट में राज्य को यह लिखना जरूरी नहीं है कि हम संवर्ती सूची से प्राप्त शक्ति के आधार पर या राज्य सूची से प्राप्त शक्ति के आधार पर संबंधित विधेयक का या संबंधित कानून का विधायन, संबंधित विधान का विधायन कर रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है। जो कुछ जरूरी है वो सिर्फ इतना कि संबंधित विधान के विधायन की शक्ति उन्हें होनी चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है ना, तो विधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शक्ति प्रयोग करते समय उन्हें शक्ति के स्रोत का उल्लेख करना जरूरी नहीं है, लेकिन शक्ति के प्रयोग की संवैधानिकता इसके परीक्षण के समय, संबंधित न्यायालय के समय, संबंधित न्यायालय के समक्ष उनमें वो शक्ति होनी चाहिए जो उन्होंने प्रयोग की। प्रयोग करते समय बताना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। संवर्ती सूची में विषय था, संवर्ती सूची में विषय होने के कारण केंद्र भी विधायन कर सकता था। उस विषय का संबंध सेंट्रल लिस्ट से था ही नहीं, तो केंद्र अगर विधायन कर सकता था तो सिर्फ संवर्ती सूची के आधार पर। यद्यपि संवर्ती सूची के आधार पर विधायन करता तो उसे राज्य सूची के विषयों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और अगर राज्य ने भी उस विषय पर विधायन कर रखा हो तो उस विधायन की भी चिंता करने की उसे जरूरत नहीं है। क्यों? देयर इज आर्टिकल 254 जो कहता है असंगति की दशा में उनका कानून प्रभावी, और देयर इज आर्टिकल like article 246 subsection 2 which says कि whenever they will enjoy the power conferred on them, ठीक है, under article 246 subsection 2, then they will exercise or they will enjoy that power notwithstanding anything contained in subsection 3, ठीक है। उसका भी उन्हें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं थी। और जबकि यह भी ठीक है कि राज्य की विधायिका राज्य की सूची का या राज्य की सूची के विषय पर 246(3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर विधायन करे तो भी उसे 1 और 2 का ख्याल रखना है, और संवर्ती सूची पर विधायन अगर वो करती है तो भी अनुच्छेद 254 की अनिवार्यता के कारण उसे केंद्रीय अधिनियम का ध्यान रखना है। लेकिन स्थिति यह है कि केंद्र ने संबंधित विषय पर कोई विधायन किया ही नहीं, ठीक है, कोई विधायन नहीं मौजूद है। लेकिन कालांतर में उस समय राज्य ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब तो खाली राज्य सूची में और संवर्ती सूची में केंद्र का कोई कानून मौजूद नहीं, उसने कर दिया। और अब केंद्र ने भी कर दिया,
तो अनुच्छेद 254 असंगति की दिशा में केंद्र का कानून प्रभावी। और ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे इस बात पर जब 254 पढ़ाएंगे तब इस बात पर स्थिति आएगी, इसी पर बात करेंगे हम लोग। यही चीज ध्यान रखेंगे कि उस समय जिस समय राज्य ने विधायन किया उस समय कानून केंद्र का नहीं था, कालांतर में आ गया। तब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन 254 जब आ जाएगा तब फिलहाल मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि राज्य की जो विधायी शक्ति है वो केंद्र के मुकाबले बहुत सीमित दिखाई देती है, और जो कुछ सीमित है वो संरक्षण के योग्य है। क्योंकि अगर उसे संरक्षित नहीं किया तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और संरक्षण एक ही तरीके से हो सकता है, शब्दों को उदार तरीके से न पढ़ें, ठीक है, शब्दों को उदार न पढ़ें। जो शब्द का, देखिए शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। एक शब्द का नेचुरल मीनिंग होता है, उस शब्द से ही जो निकलता है। एक शब्द का ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, वो ग्रामेटिकल मीनिंग जिस संदर्भ में वो प्रयोग हो रहा है उससे निकलता है। और एक शब्द का ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, जो लोग उस शब्द का अर्थ समझते हैं। 3 अर्थ होते हैं। व्याख्या, ये एक शब्द है, इसका एक नेचुरल मीनिंग है, एक ग्रामेटिकल मीनिंग है, और एक ऐसा अर्थ है जो लोग उसका समझते हैं। व्याख्या का लोग जो अर्थ मानते हैं वो क्या मानते हैं कि जो चीज है उसके आवश्यक गुणों को प्रकट कर देना, जो विचार है उस विचार में जो अंतर विचार हैं उनको सामने रख देना, ये व्याख्या का अर्थ लोग मानते हैं। विषय में जो उपविषय हैं उनको सामने ले आना, ठीक है, वाक्यों में जो उपवाक्य हैं उनको सामने ले आना, ये लोग उसका ऑर्डिनरी मीनिंग मानते हैं। ग्रामेटिकल मीनिंग, यहां व्याख्या इंटरप्रिटेशन का क्या अर्थ निकल रहा है, यहां इंटरप्रिटेशन का अर्थ निकल रहा है कि हम एंट्रीज क्या कह रही हैं ये हम बताएं, ठीक है ना। यहां पर एंट्री की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए, ठीक है ना, वो हम बताएं, ये इसका ग्रामेटिकल मीनिंग निकलेगा व्याख्या का। और व्याख्या का जो नेचुरल मीनिंग है, जो स्वाभाविक अर्थ है व्याख्या का, वो बिल्कुल दूसरा है। व्याख्या का अर्थ होता है स्वाभाविक, उसका जो नेचुरल मीनिंग है। इसीलिए कोई भी व्याख्या कभी भी ठीक नहीं होती, कोई व्याख्या ठीक नहीं होती, कोई व्याख्या ठीक हो भी नहीं सकती, क्योंकि व्याख्या करने के लिए व्याख्याकार को उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर पर उतरना पड़ेगा, जो ये जिसके समक्ष वो व्याख्या कर रहा है, जो व्याख्याकार है, अगर वो अपनी बौद्धिक स्थिति से व्याख्या करेगा तो जिसके समक्ष व्याख्या हो रही है उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे बुद्ध अगर ये बताएं कि ईश्वर क्या है, ठीक है, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आ सकता। इसीलिए जिन्होंने ईश्वर को जाना है उन्होंने उसे ईश्वर कहा है, अदरवाइज ईश्वर को समझने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें समझ में है ईश्वर क्या है, लेकिन तुम्हें कैसे बताएं कि ईश्वर क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो ईश्वर जैसा है, यानी वो ऐश्वर्यशाली है, ठीक है ना। वैसे तो उसे वो के या उसके या तू के या तुम के अलावा अन्य किसी नाम से, शब्द से व्याख्या किया ही नहीं जा सकती उसकी, कैसे करें, ठीक है ना। इसीलिए उपनिषद या आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां ईश्वर के लिए उस, वो, तू, तुम, इन शब्दों का प्रयोग है, ईश्वर नहीं है।
ईश्वर शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है व्याख्याकार को, क्योंकि तुम ईश्वर समझ ही नहीं सकते अगर वो कहा जाए, अगर तुम कहा जाए, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने प्रतीकों की भाषा में समझना, ठीक है, ये सीखा है। और ईश्वर का अर्थ क्या है? जो ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्यशाली कौन है? सम्राट। तो ईश्वर तुम्हें सम्राट जैसा दिखाई देता है। इसीलिए ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि राजा में वे लक्षण हैं जो संप्रभु के लक्षण हैं, ठीक है ना, और वे ही लक्षण ईश्वर में भी हैं, ठीक है ना, दोनों में एक जैसे लक्षण है, ठीक है ना, ईश्वर में भी, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते ईश्वर को अगर वो या तुम कहा जाए, लेकिन उसे ईश्वर कहना गलत है, क्योंकि तुम उसे वैभवशाली कह रहे हो, तो फिर वो तो वैभवशालियों का ही हो गया, बाकी लोगों का नहीं हुआ। तो व्याख्या कभी ठीक नहीं हो सकती, व्याख्या कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि व्याख्याकार व्याख्या को, व्याख्या जिसके समक्ष हो रही है उसके स्तर पर आकर करेगा, और उसे जिस ढंग से समझ में आ सकती है बात, उस ढंग के प्रतीकों का इस्तेमाल करके, उस ढंग के मेथड्स का इस्तेमाल करके बात को समझाएगा। और वह प्रतीक बात को कितना भी निकट वास्तविकता के ले जाएं, बिल्कुल वास्तविकता का बोध नहीं करा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति की असल पद्धति सुनना नहीं, अनुभव करना है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप तैरेंगे नहीं, तैरने के संबंध में किताबें कितनी भी पढ़ लो, तैरना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप कितनी भी माइन्यूट जानकारी इकट्ठा करो, तैरना नहीं सीख सकते। तो शब्दों के कुछ ग्रामेटिकल मीनिंग होते हैं, कुछ नेचुरल मीनिंग होते हैं, और कुछ उनके ऑर्डिनरी मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। और तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं जब व्याख्या चलती है। तो आप देखेंगे 245, 246, 247 आदि आदि, यहां जब 246 को आप देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल राज्य की जो विधायी शक्ति है वो बिल्कुल कहां जा रही है। अगर उसे हम संरक्षण न दें तो समाप्त प्राय हो रही है, लगभग समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, अब जो हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन के मेथड्स इस्तेमाल किए, उन व्याख्याओं में, उन निर्वचनों में उन्होंने जो विभिन्न एंट्रीज हैं उनकी व्याख्या करते समय कभी तो शब्द का, ठीक है, ग्रामेटिकल मीनिंग लिया, कभी शब्द का नेचुरल मीनिंग लिया, और कभी शब्द का ऑर्डिनरी मीनिंग ले लिया, ताकि राज्य की शक्ति को बचाया जा सके। संरक्षण अगर आप नहीं देंगे तो कमजोर संरक्षित नहीं हो सकता। एक समान सिद्धांत सबके लिए नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे कि अपने ही पुरुषार्थ पर सबको जिंदा रहना चाहिए, तो बच्चे नहीं जी सकेंगे, बूढ़े नहीं जी सकेंगे, बीमार नहीं जी सकेंगे, विकलांग नहीं जी सकेंगे। इसलिए ये मूर्खों की बात है कि अपने पुरुषार्थ पर जिंदा रहना चाहिए। सही बात यह है कि कुछ को जिलाने का काम हमें करना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं को अपने पुरुषार्थ पर जिंदा रहना चाहिए जो अपने पुरुषार्थ पर जिंदा रह सकते हैं। जो अपने पुरुषार्थ पर जिंदा नहीं रह सकते, उनके लिए यह कहना कि वे सभी को अपने पुरुषार्थ पर जिंदा रहना चाहिए, इससे बड़ी क्रूरता और कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी संवेदनहीनता, इससे बड़ी, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी बदतमीजी और कुछ हो ही नहीं सकती कि आप ये कहें कि अपने पुरुषार्थ के आधार पर सबको जिंदा रहना चाहिए। जो कमाएगा सो खाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो कमाएगा वही खाएगा तो फिर बच्चे कुछ नहीं खाएंगे,
बूढ़े कुछ नहीं खाएंगे, विकलांग कुछ नहीं खाएंगे, बीमार कुछ नहीं खाएंगे। और आप सोचो कि ऐसे समाज में आप रहना चाहोगे जहां यह सिद्धांत प्रचलित हो कि जो कमाएगा वो खाएगा? मेरे हिसाब से तो वो मानवों का समाज ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 14 यह कानून, इसे बेवकूफी के हिसाब से व्याख्यायित नहीं किया जाता। इसीलिए कहते हैं कि समानता समानों के बीच होती है। जो कमाने की क्षमता से युक्त करके ईश्वर के द्वारा भेजे गए, उनमें यह सिद्धांत ठीक है। जो ईश्वर की ओर से, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से कुछ दंडित करके भेजे गए, तो ईश्वर को ही उनसे निपटने दीजिए। आप ब्रह्मा न बनिए, आप मानव ही रहिए। ठीक है ना? स्वयं वे जैसे हैं। अच्छा चलिए, कोई विकलांग पैदा हुआ तो हम मान लें ईश्वरीय दंड के कारण है। बच्चे तो सब पैदा होंगे, बूढ़े तो सब होंगे, तो क्या बूढ़े होने से पहले गोली मार देंगे? क्या बच्चा पैदा होगा उसे हम दूध नहीं पिलाएंगे क्योंकि वो कमाता नहीं है? तो फिर तो बचेगा ही नहीं कोई। इसलिए मूर्खों की बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कमजोर का संरक्षण यही नीति है, और कमजोर का संरक्षण होना ही चाहिए। और यही नीति माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनाई है निर्वाचन के संबंध में। उन्होंने तो सिद्धांत विकसित किया। एक सिद्धांत कहता है कि एंट्री को पूरी तरह पढ़िए, क्योंकि एंट्री जब हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, एंट्रीज पे ही करेंगे। तो जो एंट्रीज के विषय हम देखेंगे, जैसे वो एजुकेशन लिखेंगे, और एजुकेशन के आगे लिखेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन एक ब्रॉड एंट्री है। ठीक है, इसके बाद जैसे वो लिखेंगे इंडेप्टनेस, उसके आगे लिखेंगे एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस। अब खाली इंडेप्टनेस यानी कर्ज, ठीक है, ये उन्होंने सूची के विषय के तौर पर उल्लिखित कर दिया, और आगे लिख दिया एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस। ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे बैंककारी, बैंकिंग सेक्टर, ये सेंट्रल के पास है, इसलिए एसबीआई, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितनी आप बैंक के लिए क्या कहते हैं, नेशनलाइज बैंक, ठीक है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ये सेंट्रल लिस्ट में संभवतः इसकी एंट्री 45 है बैंकिंग की, संभवतः, और सेंट्रल लिस्ट का विषय है बैंकिंग। और बैंकिंग और साहूकारी, ठीक है ना, ये एक जैसे काम है। बैंक भी तो क्या करता है भाई, बैंक, हम तो कई बार अपने मित्रों से कहा करते हैं जो बैंक में कर्मचारी होते हैं कि तुम हो क्या, ये बताओ, किसी का पैसा किसी को दे दिया और बीच में तुम दलाली खा गए, ये तुम हो? अरे भाई, पैसा हमने जमा किया जमाकर्ता के तौर पर, तुमने इन्हें उठाया, लोन दे दिया, इनसे 12% वसूला, हमें 8% दिया, 4% तुम खा गए। तो तुम भाई कौन से बहुत बढ़िया आदमी हुए, तुम तो मेरे ऊपर जिंदा हो, तो हमें थैंक्स कहो, जब नक्शेबाजी काहे दिखा रहे हैं? ठीक है, तुम्हारा तो अस्तित्व हम पर निर्भर है। यही मनी लैंडिंग है, साहूकारी, ये भी यही है। उसमें दूसरे का पैसा नहीं, कम से कम अपना पैसा तो वो दे रहा है दूसरे को। भाई साहूकार अपना पैसा दे रहा है, बैंक तो दूसरे का दे रहा है, बैंक के पास तो कोई पैसा ही नहीं है। लेकिन फिर भी नेचर ऑफ जॉब अगर देखेंगे तो मनी लैंडिंग का और बैंकिंग का एक जैसा है। अब मनी लैंडिंग, केवल मनी लैंडिंग लिखा है तो हम क्या माने? क्योंकि मनी लैंडिंग का ऑर्डिनरी मीनिंग हम देखें तो मनी लैंडिंग का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है कि पैसा उधार देना ब्याज पर, यह मनी लैंडिंग का ऑर्डिनरी मीनिंग। मनी लैंडिंग का अगर हम ग्रामेटिकल मीनिंग देखें, जो
राज्य सूची में मनी लैंडिंग को विधायन के विषय के तौर पर उल्लिखित करते समय फ्रेमर्स ने रखा है, तो मनी लैंडिंग के अंतर्गत हमें यह दिखाई देता है कि ब्याज की दरें तय करना, ब्याज माफ कर देना, लोन माफ कर देना, लोन को स्थगित करना, यह सब शामिल दिखाई देता है। क्योंकि किसे सरकार को शक्ति दे रहे हैं, विधायिका को शक्ति दे रहे हैं, तो शक्ति ठीक है आधी अधूरी नहीं दी जा सकती। तो ग्रामेटिकल मीनिंग यह दिखता है, ये सारे विषय इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। और व्याख्या के दृष्टिकोण से मनी लैंडिंग देखें तो मनी लैंडिंग के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ठीक है औद्योगिक ऋण देना, भवन के लिए ऋण देना, इनकी दरों में बदलाव करना, यह सब कुछ शामिल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो शब्द के 3 अर्थ होते हैं, उसका नेचुरल मीनिंग है, उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, उसका ऑर्डिनरी सेंस में मीनिंग है, ठीक है ना। तो अब है क्या, सूचियों में जो वर्णन हुआ है विषयों का, सूचियों में वर्णन बहुत विस्तार से किया। जैसे उन्होंने कहा एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद उन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर एजुकेशन, ठीक है, क्या क्या शामिल है ये उन्होंने सब हेड्स के तौर पर उसमें लिखा। अब सवाल यह है कि क्या हम ये माने कि अगर एजुकेशन या किसी भी विषय का उल्लेख किसी एंट्री में हुआ है और उसके सब हेड्स ये भी फ्रेमर्स के द्वारा उल्लिखित किए गए, तो उस एंट्री के आधार पर सब हेड्स, मुख्य हेड केवल उसी के संबंध में विधायन की शक्ति संबंधित विधायिका को है, या सब हेड्स, मुख्य हेड, इसमें जो कुछ लिखा है उसे हम उदाहरण के तौर पर स्वीकार करके उससे संबंधित जितने विषय हो सकते हैं सब उसमें शामिल हैं, ऐसा मानकर, ठीक है ना, हम व्याख्या करें। मानिए कहीं लिखा है पेय पदार्थ, अब पेय पदार्थ में शराब भी है, पेय पदार्थ में आपका कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, बेवरेज के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो, दवाइयां पीने योग्य, ठीक है, सब कुछ तो शामिल है। अब उन्होंने लिखा पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ में उन्होंने लिख दिया कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, मिल्क, ठीक है। तो क्या हम यही माने, या पेय पदार्थ के तौर पर जो कुछ इस्तेमाल होता है वो सब इसमें माने, ठीक है। और उन्होंने लिखा पेय पदार्थ, बस इतना लिखा, तो क्या इसमें से पेय पदार्थों की कीमत यह तय करने का हक हमें आया? क्या पेय पदार्थों की सप्लाई, क्या पेय पदार्थों की बिक्री के, ठीक है, घंटे, क्या पेय पदार्थों की बिक्री के स्थान, यह सब निश्चित करने का हक हमें आ गया या नहीं आया? क्या इस दृष्टिकोण से हम पेय पदार्थों में कोई कैटेगराइजेशन ये भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि शराब की दुकानें इतने बजे से इतने बजे तक खुलेंगी, लेकिन दूध 24 घंटे बिकेगा, दूध हर जगह बिकेगा, ठीक है, लेकिन शराब हर जगह नहीं बिकेगी, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या ये सब हम कर सकते हैं? क्योंकि सूची में तो विषय लिखा है और विषय फिर सब कैटेगराइज कर दिया, तो आखिर हम क्या माने व्याख्या के दृष्टिकोण से? तो पहला नियम जो सूचियों के अर्थान्वयन के लिए आया, वो पहला नियम यह है कि हम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेंगे, लिबरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, क्योंकि इस तथ्य को हम भुला नहीं सकते कि लेजिस्लेशन के टॉपिक्स ये सूचियों में वर्णित हुए हैं। लेजिस्लेशन की शक्ति ये संबंधित विधायिका को अनुच्छेद 246 से मिली है। इसका मतलब यह हुआ है कि लेजिस्लेशन का वो टॉपिक जो सूचियों में वर्णित है, उस टॉपिक से संबंधित जितने विषय हो सकते हैं, एक तो हम सब
उस विषय में शामिल मानेंगे, क्योंकि विषय का मतलब विषय होता है। ठीक है, विषय का मतलब विषय होता है। आपका मतलब आप हो, आपका मतलब आपका सिर, आंखें, हाथ, पैर, ये नहीं है। अगर हमने कहा आपके विषय में अमुक शक्ति अमुक को प्राप्त होगी, तो वो आपके पूरे शरीर, पूरे अस्तित्व के संबंध में प्राप्त शक्ति है। तो अगर शिक्षा कहा तो इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा जिस सूची में है, संबंधित विधायिका को शिक्षा के सभी आयामों पर, शिक्षा के सभी एस्पेक्ट पर विधायन की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह पहला नियम है। और जो कुछ पहला होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, फिर उसमें क्वालिफिकेशंस आते हैं। जैसे आप सीआरपीसी में देखते हो, उन्होंने कहा पहला नियम क्या है, उन्होंने कहा जब अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया है, तो जब तक वो दोष सिद्ध या दोष मुक्ति प्रवर्तन में है, उसका उसी अपराध के लिए, उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए विचारण नहीं होगा। ये पहला नियम है, लेकिन अंतिम नहीं है। ये पहला नियम है। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि आप विस्तृत अर्थान्वयन करेंगे। यह पहला नियम है। आप 300 भी देखेंगे तो उसमें फिर सब सेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं कि अगर यह स्थिति है तो दोबारा विचारण भी होगा, यह स्थिति है तो दोबारा भी होगा, यह भी आता है। तो पहले नियम से कोई अर्थ नहीं निकल सकता। यह पहला नियम है सूचियों के अर्थान्वयन का, कि चूंकि विषय वस्तु का वर्णन यह सूचियों में हुआ है, विधायिक शक्ति संबंधित विधायिका को वो तो 246 से मिली है। तो अगर किसी विषय का वर्णन किसी सूची में हुआ तो विषय वस्तु के आधार पर उसे जिस सूची में रखा गया है, उस सूची पर विधायिका को अगर 246 विधायन की शक्ति दे रही है, तो उस सूची में सम्मिलित विषय पर संपूर्ण रूप से विधायन की ताकत उसे होगी, अर्थात उस विषय में जितने विषय शामिल होंगे सब पर विधायन की शक्ति होगी। पहला नियम तो यही है। और इसीलिए जब मनी लैंडिंग, शायद प्रविष्टि संख्या 30 है राज्य सूची में, देखो जरा राज्य सूची में 30 होनी चाहिए मनी लैंडिंग। ठीक है, जब मनी लैंडिंग इससे, और शायद 45 सेंट्रल लिस्ट में बैंकिंग होना चाहिए है, हाँ, तो 45 सेंट्रल लिस्ट में बैंकिंग यह है। और मनी लैंडिंग क्वालिफाइड बाई एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस, ठीक है, इससे क्वालिफाई होकर प्रविष्टि संख्या 30 में राज्य सूची के विषय के तौर पर राज्य की विधायिका को, ठीक है, मनी लैंडिंग के संबंध में कानून बनाने की ताकत मिल गई। अब राज्य की विधायिका जब कानून बनाएगी तो कैसे बनाएगी? सब्जेक्ट टू 1 और 2। अगर राज्य सूची के विषय पर भी बना रही, भाई 246 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा, सॉरी 246 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा, जहां राज्य सूची यानी सूची सेकंड के बारे में राज्य की विधायिका को कानून बनाने की ताकत मिली है, वहां यह कहा है कि राज्य की विधायिका जब भी कानून बनाएगी तो सब्जेक्ट टू 1 और 2 बनाएगी। यानी राज्य की विधायिका केंद्र में, केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषय के संबंध में लेजिस्लेशन की ताकत नहीं रखती, जबकि सेंट्रल लिस्ट में उल्लिखित यानी बैंकिंग सेक्टर के संबंध में अगर केंद्रीय विधायिका कानून बनाए तो न उसे संवर्ती सूची, इसका ध्यान रखने की जरूरत है, और ना राज्य सूची, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब राज्य की विधायिका ने क्या किया, आप देखते रोज अखबार में छपता है, फलाने राज्य के चुनाव होने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने घोषित किया है कि अगर हम सरकार में आए तो हम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। किस एंट्री के आधार पर, कैसे कर देंगे? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारा ध्यान उसके लीगल एस्पेक्ट की ओर होना चाहिए।
तो राज्य सूची के विषय संख्या 30 इसके आधार पर, क्योंकि राज्य को एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस और मनी लैंडिंग इसके संबंध में कानून बनाने का हक प्राप्त है, इसलिए साहूकार से संबंधित कानून ये भी राज्यों के हैं, ठीक है ना। और कृषि ऋण से संबंधित सारे विषय राज्यों के पास हैं, लेकिन बैंकिंग ये केंद्र के पास है। बैंकिंग के संबंध में कोई कानून नहीं बनेगा, क्योंकि बैंकिंग एक स्पेशलाइज्ड मनी लैंडिंग है, ठीक है ना। बैंकिंग मनी लैंडिंग है, लेकिन बैंकिंग एक विशेष तरीके की मनी लैंडिंग है, और बैंकिंग के तौर पर जो मनी लैंडिंग होती है उसे ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत बेहतर पहचान लेता है। इसलिए बैंकिंग इसके संबंध में सारा विषय किसके पास रहेगा? सारा, यानी बैंक जहां आप खोलेंगे वहां फर्नीचर कितना होना चाहिए, कितने बाय कितने की जगह होनी चाहिए, उसकी जो ठीक है संपत्ति होगी वो किसमें निहित होगी, सारा कुछ आप बैंकिंग यानी बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, टोटल पूंजी आपके पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। बैंकिंग का लाइसेंस देती है केंद्र सरकार, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगी, ये सब कुछ वो तय करेंगे। लेकिन इसे छोड़ने के बाद जो मनी लैंडिंग है इसके संबंध में, जैसे साहूकारी के संबंध में यहां कानून बना हुआ है, आप साहूकारी का लाइसेंस बनवाएंगे, फिर साहूकारी का व्यवसाय निश्चित ब्याज दर पर 5% और 10% नहीं, निश्चित ब्याज दर पर आप कर पाएंगे, ठीक है। और मनी लैंडिंग, ठीक है, इसके सब हेड के रूप में एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस वर्णित है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हाउसिंग लोन किसी ने ले रखा है तो राज्य सरकार उसको माफ नहीं कर सकती, उसे भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मनी लैंडिंग। और फिर स्पेशली एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस को इसलिए उल्लिखित कर दिया क्योंकि जिस समय संविधान बना उस समय एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस अधिक थी देश में, इसलिए स्पेशली उसको उल्लिखित कर दिया। लेकिन मनी लैंडिंग का मतलब मनी लैंडिंग। और आप देखेंगे अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैं जिनसे आप, ठीक है, हाउसिंग लोन ले सकते हैं, और उसमें भी वो 20 प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं, इतने % आपने जमा कर दिया तो इतने % छूट हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, ब्याज दरों में घटोतरी बढ़ोतरी ये सब करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंट्रीज के ये सूचियों के अर्थान्वयन का जो तरीका होगा वो पहला तरीका ये होगा कि एक विषय के तौर पर जहां जो कुछ वर्णित हुआ है उसे पूरी तरह विस्तार से पढ़ा जाएगा, यानी उस विषय पर विधान करने के लिए जितने विषयों पर विधान करना जरूरी हो सब पर विधान की शक्ति संबंधित विधायिका को है। पहला नियम ये पहला नियम है, अंतिम नहीं, ठीक है। और इसके अलावा एक और नियम है जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का है, और यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के नियम के प्रयोग से सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार राज्य की विधायी शक्ति की रक्षा की है, और कैसे कैसे की है। ये शुगर इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरवर्डिंग कॉन्टैक्ट, शिक्षा, इनसे संबंधित इंट्रीज के आधार पर हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राज्य की शक्ति को बचाया है 246 की रिगरनेस से। तो उसके संबंध में अगले क्लास में चर्चा करेंगे, हम लोग देखेंगे।